हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। यूरोप में नेशनलिज्म किंग्स और एम्पायर्स के अगेंस्ट डेवलप हुआ था, लेकिन इंडिया में नेशनलिज्म एक कॉलोनियल पावर था। कौन सा पावर था बच्चा पार्टी? कॉलोनियल पावर। ठीक है, यानी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट डेवलप हुआ। इंडिया में नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक इमोशनल स्ट्रगल भी था, एक इकोनॉमिकल स्ट्रगल भी था, और एक सोशल स्ट्रगल भी था। ठीक है, आ रही है बात समझ? आनी ही चाहिए। ठीक है। ब्रिटिश रूल एक के अंडर इंडिया सिर्फ रूल नहीं हो रहा था, बल्कि एक्सप्लॉइट हो रहा था। लोगों के पैसा, रिसोर्सेस और डिग्निटी, सब कुछ चला जा रहा था। इसी एक्सप्लॉइटेशन ने इंडियंस को सोचने पर मजबूर किया कि हम एक अलग नेशन है और हमें अपनी फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। सो इस चैप्टर का सेंटर कौन है? महात्मा गांधी जी है। लेकिन चैप्टर सिर्फ गांधी जी की कहानी नहीं है। ये चैप्टर आम किसान, मजदूर, ट्राइबल, औरत और स्टूडेंट, सबकी कहानी है। चलो चालू करें। चालू करते हैं। सो इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कैसा क्या है। ठीक है। सो ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया की इकोनॉमी कंप्लीटली ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए यूज हो रही थी। जो इंडियन रॉ मटेरियल्स है, एक सेकेंड, जो इंडियन रॉ मटेरियल्स है वो ब्रिटेन भेजा जाता था। वहाँ फैक्ट्रीज में गुड्स बनाते थे, और फिर वही गुड्स इंडिया में महंगे दाम पर बेचे जाते थे। इस प्रोसेस की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, कौन सा? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई। वीवर्स, आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन बेरोजगार हो गए। फार्मर्स की सिचुएशन भी बहुत बुरी थी। उनसे हैवी लैंड रिवेन्यू लिया जाता था, चाहे फसल हो या ना हो। अगर फार्मर टैक्स नहीं दे पाते तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद सिचुएशन और खराब हो गई। प्राइसेस बढ़ गए, टैक्सेस इंक्रीज हो गए, और लोगों की परचेसिंग पावर गिर गई। सोल्जर्स को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया। इस बैकग्राउंड में नेशनलिज्म ने शेप लेना शुरू किया। फिर देखिए गांधी जी एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में अपने स्ट्रगल के बाद इंडिया आए। उन्होंने सत्याग्रह का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की शक्ति। किसकी? सत्य की शक्ति। इसमें वॉयलेंस की कोई जगह नहीं थी। गांधी जी का मानना था कि इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ने के लिए फिजिकल पावर नहीं, बल्कि मोरल पावर ज्यादा इफेक्टिव होता है। गांधी जी ने सबसे पहले लोकल मूवमेंट के थ्रू लोगों का भरोसा जीता। चंपारण में इंडिगो फार्मर्स को फोर्स किया जाता था नील उगाने के लिए। गांधी जी ने उनके साथ सत्याग्रह किया और सिस्टम को चैलेंज किया। फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने बेटर वेजेस के लिए स्ट्रगल किया। पहले कहाँ किया? चंपारण। ठीक है। सेकंड कहाँ किया? अहमदाबाद। याद रखो बचावटी, पहले चंपारण फिर अहमदाबाद। ठीक है। इधर बीच में खेड़ा भी है। ठीक है। तो खेड़ा में क्रॉप फेलियर के बाद फार्मर से टैक्स लिया जा रहा था। गांधी जी ने टैक्स रिलैक्सेशन के लिए मूवमेंट किया। इन मूवमेंट्स ने लोगों को ये रियलाइज करवाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसका पहले सीक्वेंस याद करो। चंपारण है पहले, फिर अहमदाबाद है, फिर खेड़ा है, यहाँ ऊपर नीचे हो गया। कहीं कहीं यार ये सीक्वेंस है, कहीं कहीं इसका सीक्वेंस है, तो इसको याद करो तुम। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, किससे रिलेटेड है? इंडिगो, क्रॉप और टेक्सटाइल वर्कर से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आता है रॉलेट एक्ट एंड जालियन वाला बाग। पहले इसको देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट। ठीक है। सो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया। 1919 में इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। इस बीच अमृतसर में, कहाँ पर? अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए पीसफुल क्राउड पर फायरिंग करवा दी। हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए। इस इंसिडेंट ने इंडियंस के मन से ब्रिटिश रूल के लिए जो थोड़ा सा रिस्पेक्ट बचा था वो भी खत्म कर दिया। फिर आया हमारा एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कब आया? 1920। गांधी जी ने 1920 में एनसीएम स्टार्ट किया। इस मूवमेंट का एम था ब्रिटिश रूल को कॉपरेट ना करके वीक बनाना।
लोगों से कहा गया ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दो, ब्रिटिश कोर्ट्स का बॉयकॉट करो, फॉरेन गुड्स मत खरीदो और खादी पहनो। क्या पहनो? खादी। ठीक है। खादी और चरखा सिर्फ क्लॉथ नहीं थे, बल्कि सेल्फ रिलायंस का सिंबल था। मूवमेंट ने अर्बन और रूरल दोनों एरियाज को इन्वॉल्व किया। स्टूडेंट्स, टीचर, लॉयर्स और ट्रेडर्स सब इस मूवमेंट का हिस्सा बने। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जहां प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। गांधी जी ने मूवमेंट विड्रॉ कर लिया क्योंकि उनके लिए अहिंसा सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है। फिर अपन डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट रीजंस। ठीक है। नेशनल मूवमेंट में हर ग्रुप का अपना रीजन था। किसान जमींदारी सिस्टम किसान जमींदारी सिस्टम में हर ग्रुप सॉरी हाँ किसान जमींदारी सिस्टम और हाई टैक्सेस के अगेंस्ट लड़ रहा था। ट्राइबल अपने फॉरेस्ट और ट्रेडिशनल राइट्स चाहते थे। वर्कर्स बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशन चाहते थे। वुमेन घर की बाउंड्री से बाहर आकर नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन रही थी। इससे पता चलता है कि नेशनलिज्म एक सिंगल आइडिया नहीं था। हर ग्रुप में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को नेशनलिज्म के साथ जोड़ा। फिर आता है सीडीएम। 1930 में गांधी जी ने सीडीएम स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट का सिंबल बना दांडी मार्च। क्या बना? दांडी मार्च। गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा क्योंकि नमक हर इंसान का बेसिक नीड थी। सॉल्ट टैक्स ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन का सिंबल था। लोगों ने ब्रिटिश लॉ को ओपनली तोड़ना शुरू किया। गवर्नमेंट ने रिप्रेशन में यूज किया। थाउजेंड्स ऑफ लोग जेल गए। गांधी जी भी अरेस्ट हुए। फिर हम देखेंगे सिंबल्स, कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी। नेशनलिज्म को स्ट्रांग बनने के लिए कल्चर का यूज किया गया। भारत भारत माता की इमेज, फोक सॉन्ग्स, ट्राइकलर फ्लैग्स और नेशनल फेस्टिवल ने लोगों को इमोशनली कनेक्ट किया। नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रहा, बल्कि कल्चर मूवमेंट बन गया। ठीक है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और इंटरनल डिफरेंसेस है। सो नेशनल मूवमेंट सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, जैसे कि दलित्स, माइनॉरिटीज और वुमेन के इश्यूज पूरी तरह एड्रेस नहीं हुए। कम्युनल टेंशंस बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग्स और कांग्रेस के बीच डिफरेंसेस ग्रो करने लगे। ये सब लेटर पार्टीशन का रीजन बना। सब आखिरी में नेशनलिज्म इन इंडिया एक लॉन्ग, पेनफुल और इंस्पायरिंग स्ट्रगल था। इस मूवमेंट ने कॉमन इंडियंस को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। लोग अपनी आइडेंटिटी को समझने लगे। इस चैप्टर से हमें ये सीखने मिलता है कि फ्रीडम सिर्फ लीडर्स की वजह से नहीं मिलता, बल्कि आम लोगों के सेक्रीफाइस से मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया और याद भी हो गया रहेगा, फैक्ट्स वगैरह जैसा है एक सीक्वेंस आपको दिमाग में आया रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही पढ़ना है। चलो, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।